नमस्कार दोस्तों, अनिकेत यूट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए जानते हैं आज की वीडियो काफ़ी खास टॉपिक पर होने वाली है। जानते हैं वारंट और तामील क्या होती है। जी दोस्तों, जैसे भी किसी के न्यायालय से वारंट या तामील निकलते हैं तो उनको हम आज कैसे सही तरीके से जानेंगे, क्या होती हैं आखिर ये और ये क्यों निकाली जाती हैं। वारंट की तामील प्रायः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी के नाम निर्देशित होता है, लेकिन उसको जारी करने वाला न्यायालय जरूरी समझे कि वारंट की तामील जरूरी है तथा पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वह किसी अन्य व्यक्ति को वारंट तामील करने के निर्देश देगा और ऐसा एक व्यक्ति उस वारंट का निष्पादन करेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट किसी प्रकार से करार हुए दोष सिद्धि अपराधों, उद्घोषित अपराधी अथवा गैर जमानती अपराधी की जो गिरफ्तारी से बचकर भाग निकला है, गिरफ्तार करने हेतु अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी व्यक्ति को वारंट जारी करके यह कार्य निर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप से स्वीकार करेगा तथा वारंट की तामील हेतु उस व्यक्ति के घर या संपत्ति में प्रवेश कर सकेगा। जब वह व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए तो उसे वारंट सहित निकटतम पुलिस थाने में अधिकारी के सुपुर्द कर देगा तथा उसकी जमानत न ली गई हो तो उस व्यक्ति को उससे संबंधित मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने भिजवाएगा। वारंट की तामील करने वाला पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यदि ठीक समझे तो वारंट को दिखा देगा। पुलिस अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक विलंब के न्यायालय में उपस्थित करना होगा, जहां पर विधि द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाना हो, लेकिन विलंब किसी भी स्थिति में बंदी बनाए गए स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, थोड़े से आगे बढ़ते हैं, जानते हैं संज्ञेय मामलों में सूचना क्या होती है। संज्ञेय मामलों में सूचना किसी भी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना जब पुलिस स्टेशन पर मौखिक रूप से दी जाए तो वह उसे संक्षिप्त लिखेगा अथवा अपने निर्देश में लिखवाएगा तथा सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जाएगा। ऐसी सूचना जो मिलेगी अथवा लिखकर संचित होगी उस व्यक्ति से हस्ताक्षरित कराया जाएगा तथा रजिस्ट्रार में अंकित किया जाएगा जो पुलिस अधिकारी इस कार्य के लिए रखता है तथा रिपोर्ट लिखकर एक प्रति सूचना देने वाले को दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखने से मना करती है तो ऐसी सूचना को डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक के पास दे सकता है। यदि संबंधित पुलिस अधीक्षक ये समझे कि सूचना में संज्ञेय अपराध के घटित होने का पता चलता है तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण करवा सकता है। दंड न्यायालय के वर्ग दंड न्यायालय निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। सहदंड न्यायालय प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालिका। आरोप का संयोजन जानते हैं। आरोप का संयोजन क्या होता है। कानून का यह सामान्य सिद्धांत है कि हर अपराध के लिए पृथक रूप से आरोप लगाया जाए, उसका विचारण भी पृथक पृथक हो, नहीं तो भ्रम होने की आशंका रहती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 218 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि हर अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग हो अलग आरोप होगा और हर आरोप का विचारण अलग होगा। लेकिन यदि अभियुक्त लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहे तथा मजिस्ट्रेट की राय में उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध लगे सभी आरोपों या कितने ही आरोपों का विचारण एक साथ कर सकेगा। इसमें अपवाद हैं। नियम के अपवाद धारा 219, 20, 220, 221 में दिए गए हैं। गलती का प्रभाव अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है। कथन करने में किसी गलती की
और उस अपराध अथवा उन विशिष्टियों के कथन में किसी लोप के मामलों में किसी प्रक्रम में तब ही सारवान माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया हो और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया हो। उदाहरण में का पर यह आरोप लगा कि उसने खा के साथ छल किया, लेकिन उस रीति का जिससे उसने छल किया उसका आरोप के वर्णन में लोप हो गया था, वह बड़ा ही अस्पष्ट था। का अपनी सफाई में साक्षी प्रस्तुत करता है तथा अपने समव्यवहार का विवरण देता है, अतः इस मामले में छल करने की रीति का लोप हो पाना सारवान नहीं है। एक्स बंध, जहाँ कोई बंद इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के सामने हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए अथवा न्यायालय की संतुष्टि अनुसार यह प्रमाणित हो जाए कि वह बंद स्वीकार करने वाले न्यायालय अथवा जिसको यह मामला अंतरित किया गया था उस न्यायालय द्वारा जब्त कर लिया गया हो, न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को लेखबद्ध करेगा तथा उस बंद से आबद्ध व्यक्ति से दंड देने का कारण बनाए जाने की अपेक्षा करेगा। अगर उचित कारण ना बताया जाए तो और पेनाल्टी दी जाए और उसकी वसूली उसी जगह पर की जा सकेगी जिस तरह जुर्माना वसूल किया जा सकता है। इस तरह के दंड की वसूली अगर न्यायालय उचित समझे तो उद्घोषणा करके आंशिक रूप से लागू कर सकता है। अगर बंद का प्रतिभू उसे जब्त होने से पहले मर जाए तो उसकी संपदा उस बंद से संबंधित दायित्व के लिए जब्त की जा सकेगी। चलिए थोड़ा सा आगे और जानते हैं। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी क्या होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमारी और अन्य कारण से कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी से पंक्ति में ठीक नीचे हो और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर हो, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस अधिकारी की है। तो हमने ये कुछ टॉपिक जाने साथियों। ये LLB के 3rd सेम CRPC की बुक में दिए हुए हैं। ये आपराधिक विधि है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यदि आपको और पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।